नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज 11 नवंबर 2021 को मार्केट का सेंटीमेंट क्लियरली नेगेटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 0.8% नीचे है, निफ्टी बैंक 1.19% नीचे, निफ्टी मिड कैप में भी 0.82% की गिरावट नज़र आती है, जिसके कारण AD रेशियो हमें डिक्लाइन के फेवर में जाता हुआ नजर आया। कॉमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 1% की गिरावट है, नेचुरल गैस 3.5% जंप हो गया है, गोल्ड सिल्वर में आधे 1% की तेज़ी दिखाई पड़ती है। करेंसी के बारे में बात करें तो रुपये में आपको फिर से वीकनेस देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको पॉजिटिविटी नजर आती है, हल्की सी पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है लेकिन गिरावट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,000 के नीचे ही ओपनिंग देखने को मिली, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट हमें नीचे आता हुआ नजर आया, फिर 2-3 घंटों के लिए साइडवेज हो चुका था। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से गिरावट हुई है, वापस हमें इंस्टीट्यूशनल खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं। FIIs ने सेलिंग की तो DIIs आपको बाइंग करते हुए नजर आएंगे और 17,900 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन 17,900 के लेवल से उससे पहले एक बार हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, ज़्यादा गिरावट हो गई, 17,800 का लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिला, वापस तेज़ी देखने को मिली। तो प्रोबेबली यहाँ पर DIS ने एक बाय बटन दबाया होगा, थोड़ी सी खरीदारी की होगी, इसीलिए नीचे के लेवल से हमें यहाँ पर 60-70 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल जाती है। 885 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 17,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग डायरेक्ट हो जाती है तो आपको अपसाइड मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर शुरुआत में आधा घंटा भी वहां पर सस्टेन हो गया तो 17,900 एज ए सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाय चांस अगर आज की तरह ही गैप डाउन ओपन होता है, 17,800 के नीचे ही ओपनिंग हो जाती है तो 17,800 एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसा आज देखने को मिला 18,000 सपोर्ट था, लेकिन डायरेक्टली उसके नीचे ही हमें ओपनिंग देखने को मिली तो मार्केट बस नीचे ही आती गई है। उसी प्रकार से इसके नीचे ओपनिंग होती है तो डायरेक्ट आपको मार्केट और भी ज्यादा नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। तो कल के लिए 17,800 नीचे की साइड पे और 17,900 ऊपर की साइड पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली फिलहाल यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल व्यू है वही दिखाई पड़ता है, वही सही जाता हुआ नजर आता है। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, लेकिन अगर क्लोजिंग के बारे में बात करें तो क्लोजिंग आपको वही 200-300 पॉइंट्स में ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से 17,750 से करके 18,100 के आसपास ही हमें मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आई, जो कि ऑफकोर्स कोई बड़ी रेंज नहीं है। निफ्टी के लिए इतना मूवमेंट करना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल ये है कि इंट्राडे में बहुत बड़े स्विंग्स देखने को मिलते हैं, बहुत बार डायरेक्शंस हमें चेंज होती हुई नजर आती है। RSI 48.8 है, क्लियरली न्यूट्रल टू बियरिश सेंटीमेंट यहां पर दर्शा रहा है। चार्ट पर कैंडलस्टिक में भी हमें यही दिखाई पड़ता है कि यहां पर स्लाइटली बियरिश होना चाहिए या फिर न्यूट्रल व्यू मिड टर्म में रखना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म में तो स्लाइटली नेगेटिव वीकनेस या फिर बियरिशनेस ही यहां पर दिखाई पड़ती है। करंट मार्केट प्राइस का जो जोन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो 17,800 17,750 ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह दिखाई पड़ता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो वापस हमें 17,500 600 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। बाद में जैसा प्राइस एक्शन उस हिसाब से आगे मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो जब तक 17,800 इंटैक्ट है तो हम यहाँ पर न्यूट्रल व्यू लेकर चल सकते हैं। अगर लेवल टूट जाता है तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर बियरिश होना चाहिए, यहाँ पर स्लाइटली और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अपर साइड के बारे में बात करें तो अभी तो 18,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। 18,000 18,100 18,300 ये सब लेवल्स हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ते हैं। न्यूज़ के बारे में बात करें तो पीरामल एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट हमें 32% नीचे जाता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात नहीं है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट आपको 1.38% नीचे जाता हुआ नजर आया। प्रॉफिट में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन कोई अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर बढ़ोतरी भी दिखाई नहीं पड़ती है।
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेरेंडा फाइल्स पर आईपीओ। फिलहाल तो बहुत सारे आईपीओ दिखाई पड़ते हैं, बड़े आईपीओस भी हैं, छोटे आईपीओस भी हैं, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जो पहले हमें इतना ज़्यादा मोमेंटम आईपीओ में दिखाई पड़ता था वो एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ सिलेक्टेड आईपीओस में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, जैसे कि नायका में आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, लेकिन पेटीएम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि वो पेटीएम का आईपीओ साइज़ बड़ा था, ऑफकोर्स उसका आईपीओ का साइज़ बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस प्रकार से जोमेटो का, एसबीआई कार्ड का भी आईपीओ साइज बड़ा था, लेकिन उसके लिए जो फंड जमा हुआ था 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ तक हमें इशू होते हुए नजर आए थे, जबकि पेटीएम में आपको कुछ 40,000 करोड़ के आसपास ही होता हुआ नजर आया। तो फिलहाल जो सब्सक्रिप्शन है इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए जब भी अप्लाई करें सोच समझ कर ही अप्लाई करना चाहिए, रिस्क के बारे में भी सोच कर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सपेक्ट्स लोन पोर्टफोलियो टू ग्रो एट 7 to 10% इन FY22। तो अच्छी बात है, एसबीआई ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टॉक ने तो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके पीछे पीछे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें फिलहाल परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने डील को क्लोजेस्ट डील टू एक्वायर 10% स्टेक इन केफिन टेक्नोलॉजीज। तो कोटक बैंक के लिए अच्छी बात है। फिलहाल ये कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको बहुत सारी उसमें अनलिस्टेड सब्सिडरीज दिखाई पड़ती है जो कि अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, तो फ्यूचर में वैल्यू अनलॉकिंग क्लियरली यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। जोमेटो $275 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है 4 स्टार्टअप में, और आगे आने वाले 2 सालों में $1 बिलियन डिप्लॉय करना चाहता है। अच्छी बात है, जोमेटो खुद एक स्टार्टअप है जो कि एक्चुअली लॉस मेकिंग है और दूसरों में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी प्रॉबेबली लॉस मेकिंग ही होने वाली है। तो ये इन्फो एज के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इन्फो एज ने जोमेटो में, जो कि एक स्टार्टअप है, उसमें इन्वेस्ट किया और वही स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता जा रहा है, तो ये इन्फो एज के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात हो जाएगी। अगर जोमेटो का सिलेक्ट किया हुआ कोई स्टार्टअप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, नेक्स्ट एकदम $1 बिलियन आइडिया बन जाता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें इन्फो एज के शेयर्स में भी दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।